गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी समावेशी कक्षा से याद रखना इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है और ये 2009 में आया था। ठीक है, एक आईसीटी और पूछता है साथ में, वो 2004 में आया था। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कैसे अनुकूल हो, नियम नहीं बना पाते बच्चे, गलत बात। भाषा इस विद्यालय में रहकर ही अर्जित करते, ये भी गलत बात। तो ये सही है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा सी, याद रखना। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपने कभी कैटल का नाम सुना है? कैटल के 16 पीएफ पर्सनलिटी फैक्टर दिए थे। आज मैंने एक नया क्वेश्चन सीखा उससे। उसने दो तरीके की बुद्धि बताई थी, एक तो ठोस बताई थी, एक तरल बताई थी। ठीक है, ठोस कई बार बता चुका हूँ, अर्जित होती है, ये कैसी होती है आपकी अर्जित। तरल होती है जन्मजात। अब एक क्वेश्चन नहीं पता था हमें आज तक कि तरल बुद्धि ना, जैसे आयु आपकी बढ़ेगी ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है तरल बुद्धि। देख रहे हो कितनी नई बात पता पड़ी है। आपको भी शायद न पता होगी, तरल बुद्धि टाइम के साथ साथ कम होती जाती है और अर्जित क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, वाचन कितने प्रकार का होता है? श्वश्वर वाचन और मौन वाचन, दो प्रकार का ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इकाई योजना का या प्रणाली का प्रवर्तक कौन? इकाई योजना किसने दी थी बताओ? इकाई योजना दी थी मॉरिसन ने। किसने दी थी? मॉरिसन ने। हर्बर्ट ने क्या दिए थे? पंचपदी प्रणाली दी थी। इसके कौन कौन से पद थे? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ठीक है, अकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर दिया था और मैथ पे भी जोर दिया था इन्होंने। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। और हर्बर्ट ने 4 पद और दिए अलग से, 4 पद और बताएं। एक सबसे पहले, फिर इसके जो वो था ना शिष्य, इसके शिष्य ने शुरुआत के पहले पद को 2 पदों में बांट दिया था, तब बनती है 5 पदी। ठीक है, शुरुआत में जो इसने 4 पद बताए थे ना, उसमें सबसे पहला स्पष्टता था, ये याद रखना। ठीक है, इतना याद रख लेना। और जॉन डी भी क्या है? प्रयोजनवाद। इनके शिष्य कौन है बताओ? किलपैट्रिक। ठीक है, ये सब याद रखना। और बस आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये चीज़ याद रख सकते हो, हर्बर्ट ने क्या दिया? स्मृति आधारित है। ठीक है, मॉरिसन का क्या है? बोध पे आधारित है। और चिंतन पर किसका आधारित है? हंट का। चिंतन पर किसका आधारित है? हंट। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक को आधार बनाकर प्रश्न पूछे, पाठ्यपुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होते हैं? तो पाठ की विषय वस्तु को विस्तार करने वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जो आपकी पाठ की विषय वस्तु को ना थोड़ा सा और उसके बारे में जानकारी प्रदान करने। तो आंसर होना चाहिए इसका बी। क्या होना चाहिए? बी। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। उपचार को सबसे पहले करते हैं हम उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में होता है, फिर हम उपलब्धि में पता कर लेते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है। फिर उसके बाद करते हैं निदानात्मक परीक्षण, कि अगर कोई कमज़ोर है बच्चा तो निदान में करते हैं पहचान के किस एरिया में कमी चल रही, फिर हम उसे क्या करते हैं? उपचार करते हैं उसका। ठीक है, याद रखना। तो इसमें उपचारात्मक में क्या होता है? अध्यापक की कमी थोड़ी ना ढूंढेंगे, तो बच्चों की कमजोरियों का निदान करके उसे शिक्षण प्रदान किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो कमजोरियों को पता करके उसको निदान करना है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है, सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत और समग्र मूल्यांकन, सीसीई की बात कौन करता है? स्क्रीबेन। कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, स्क्रीबेन। ठीक है, याद रखना। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कब से चालू की थी? ये की थी 2010-11 में। एक चीज़ याद रखना, ये सीसीई का फंडा कौन लेके आया है? सीबीएसई। ये भी क्लियर रखना। और 9th क्लास में चालू हुई थी 9 और 10 से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अच्छा, A1 ग्रेड किसको दिया जाता है? 91 से लेके 100 वालों को, ये भी याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शिक्षण पद्धति में छात्र नियम, सामान्यीकरण, सबसे पहले क्या बता रहा है? नियम बता रहा है। तो नियम किस में बताए जाते हैं? निगमन विधि में बताए जाते हैं। ये क्या चलती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। क्या चलती है? उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है? हतोत्साहित नहीं, अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत। रोकना चाहिए, गलत। उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट, निम्न में से एक कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो देखो, कभी भी रट्टे लगाना कभी भी सार्थक अधिगम नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, एक्सप्लोर करना ही तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, बच्चे की गलतियाँ क्या करती हैं? बच्चे की गलतियाँ जो मतलब गलती कर देता है, तो शिक्षण प्रक्रिया में महत्वहीन है, गलत बात। प्रदर्शित करती हैं लापरवाही नहीं, तो वो पता है अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती। क्या उपलब्ध कराती है? अधिगम का भाग है और उनके विचारों की अंतर्दृष्टि होती है। देखो, अंतर्दृष्टि पर आधारित है क्या?
गेस्टाल्टवाद, ठीक है। गेस्टाल्टवाद कौन लेके आया था 1912 में, वर्दीमर लेके आया था, और इसी ने क्या दिया था, पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, 1913 से लेके 1918 तक प्रयोग हुए थे चिंपैंजी पे, जिसका नाम था कोहलर, ठीक है, जिसका नाम था सुल्तान। कोहलर ने तो किए थे प्रयोग, सॉरी, जिसका नाम था सुल्तान। अब मोर स्पेसिफिक पूछ ले कि किस डेट में किए थे, तो 1917 लगाया ना, 16, इसके बीच में ही डेट आएगी, फिक्स डेट नहीं है इसकी। 1913 से लेकर 18 तक प्रयोग हुए थे उसके ऊपर, ठीक है, ये याद रखना। और गेस्टाल्टवाद का ही मतलब होता है आहा मूवमेंट या पूर्णाकार, ठीक है, ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग भी बताना कि कोहलर ने जो प्रयोग किए थे चिंपैंजी पे, वो 1913 से लेके 1918 के बीच में, फिक्स डेट अगर आप लोगों को कोई पता पड़ जाए ना, वैसे इंटरनेट पे देखोगे तो 1916 दिखा रहा है, किताबों में 1917 भी दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो 13 से 18 याद रख लेना। नेक्स्ट, मूल्यांकन को क्या मानना चाहिए, केवल आ रहा है हटा दो, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग मानना चाहिए, बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा ए। देखो एक चीज़ याद रखना, इवेल्युएशन बड़ा टर्म होता है, उसके अंदर आता है असेसमेंट, ये भी चीज़ याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या होता है, अधिगम कैसा है, निष्क्रिय, गलत बात, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। दोबारा बताता हूँ, देखो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं, ऊपर देखो, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार कैसे होता है, तो देखो अनुभव के परिणाम के व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ये नहीं, इतना नहीं अच्छा लगेगा। देखो संरचनावादी क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट, देखो पहले फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, प्याजे, ये याद रख सकते हो आप पहले तो, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं कौन, आपके वाइगोत्स्की, इन्हें कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये कहते हैं सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, क्या कहते हैं, सक्रिय, खुद से करता है बच्चा, क्या करता है, खुद से, आंसर होगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, तो प्राथमिक सामाजिकरण में आता है परिवार। बाकी ये तीनों किस में आएंगे, ये आएंगे द्वितीयक में, सेकेंडरी में आएंगे, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जेंडर क्या होता है, देखो जेंडर अगर देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है जेंडर, एक होता है सेक्स। सेक्स होता है आपका बायोलॉजिकली, ये होता है आपका सामाजिक अवधारणा, तो ये होता है सोशल कंस्ट्रक्ट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है, तो देखो आध्यात्मिक नहीं होता तो इन दोनों काट दो, ठीक है, शारीरिक होता है, संवेगात्मक होता है, सामाजिक, संज्ञानात्मक। एक चीज़ और पूछ सकता है, इन सब का आधार क्या होता है, इन सब का आधार होता है शारीरिक, ये भी याद रखना, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाना चाहिए, तो ये सक्रिय अन्वेषक के रूप में। अच्छा खाली स्लेट की बात कौन करता है, जॉन लॉक करता है, जॉन लॉक करता है कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, देखो लेब वाइगोत्स्की ने क्या दिया, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखना। बस इतना ही याद रखना। और ये इन्होंने बताया था सामाजिक गतिविधि है, क्या सामाजिक, और इन्होंने और क्या चीज़ दी है बताओ, इन्होंने जो लेब वाइगोत्स्की हैं ये कहते हैं पहले क्या होगी, लर्निंग होगी, फिर डेवलपमेंट होगा, ये कहते हैं पहले लैंग्वेज आएगी फिर थॉट आएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये इन्होंने किस पे काम किया, जो थोड़ी देर के लिए हम हेल्प देते हैं उसे किस तरीके की हेल्प कहा जाता है बताओ, इसके फोल्डिंग, टर्म तो ब्रूनर ने दिया था, यूज वाइगोत्स्की ने किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और कॉर्पोरेटिव लर्निंग ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रेडिक्टिंग, 4 स्टेप बताएं, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग या रेसिप्रोकल लर्निंग समझो, रेसिप्रोकल लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट किसका है, आपके वाइगोत्स्की का है, आंसर है डी। और ये कहाँ के थे, रूस के थे, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक समझते हो, ये प्याजी ने बताई थी 4, ठीक है, याद रखना। तो विचारों में क्या होती है, अनुत्क्रमणिकता होती है, मतलब वो ऐसे देखो, ये बड़ा जगह और ये छोटा जगह, ये पानी इधर उधर कर दूंगा ना तो ये समझ में नहीं आएगा बच्चे को, तो ये होती है विचारों की अनुत्क्रमणिकता, इरिवर्सिबिलिटी होती है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, 2 से 7 साल चलती है, प्याजे ने बताई 4 स्टेज, याद रखना। और सेकंड स्टेज में ही क्या आता है, एनिमिज्म आता है, ठीक है, याद रख लेना ये भी चीज़, ठीक है। और ईगोसेंट्रिक भी बच्चा होता है इसी स्टेज में, आंसर क्या है आपका सी। नेक्स्ट, मौखिक संवाद जो बच्चे को अपने आप से करते हैं, लेब वाइगोत्स्की ने देखो 3 तरीके के संवाद बताएं, सोशल स्पीच, पहले बताया इनर स्पीच, फिर बताया सोशल स्पीच, फिर बताया प्राइवेट स्पीच। तो इसने क्या बताया इसे, तो इसे बताया प्राइवेट स्पीच, जब खुद से करते हैं उसे प्राइवेट स्पीच। अच्छा ईगोसेंट्रिक स्पीच कौन कहता है, ये प्याजे कहता है, ये सेकंड स्टेज में बताता है अपनी ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, तो इसे क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। ऐसे समझो कि पिंक कलर लड़कियां ही पहनेंगी, तो ये सब क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट, अब देखो ये आ गए किसके, मैथ के क्वेश्चन से। अब देखो ये कह रहा है कि
दो टेंजेंट हैं ए पी और ए क्यू, कहाँ से जा रहे हैं, सर्कल के सेंटर से। देखो ऐसे बनाओ, ये गए ये गए, ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया पी, ये मान लिया क्यू, और ये कह रहा है कि पी ए क्यू 70 है, पी ए क्यू ये 70 है, ठीक है। ये इस तरीके से बनाओ, ठीक है। अब तो ये कह रहा है कि ये मिलाया जाएगा इसमें। अब इसमें ये वाली बतानी है ए ओ पी ये बतानी। अब देखो ये यहाँ मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 90, 70 को आधा आधा बांट दिया तो प्लस क्या हो गया 30, टोटल होता है 30 नहीं 70 था नहीं तो 35 हो जाएगा इसका, 35, ठीक है। और ये टोटल होता है 180, तो 90 तो ये है, तो 90 में से 35 गए तो कितना बच गया, 55 बच गया। इस तरीके से निकलेगा ये। नेक्स्ट है 10% की छूट देने के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, 486। 10% की छूट मतलब 10 से कोई चीज़ 9 की हो गई, ठीक है। तो 9 की मतलब क्या हो गया, 9 पंजे 45, ठीक है, और 3 बचा 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो टोटल क्या वैल्यू होगी उसकी, 9 की कीमत ये है, तो पहले 10 की थी ना, छूट के बाद ही हुई है इतनी, तो अंकित मूल्य क्या हो गया 540, ठीक है। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होता है। देखो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण होता है 60 60 60 का, ठीक है, याद रखना। जब 60 की चीज़ को बाहर बढ़ाओगे तो 120 ही तो होता है, टोटल लाइन 180 की होती है, इधर बढ़ाओगे तो भी 180, इधर भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर। देखो पहले काट लो, 2 यहाँ आ गया, 4 दूनी 8, 4 3 12। देखो क्रय मूल्य के जो सामने होती है वो क्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 पे 1 का फायदा हो रहा है, तो कितना हो गया 50% का फायदा हो गया, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अच्छा आप में से बताना कि आप में से कौन पसंद करता है मैथ के क्वेश्चंस को, फिर उसी हिसाब से लाएंगे। नहीं अगर आपको दिक्कत होती है तो थोड़े से और कम लेवल के लाएंगे। अब 3 से विभाज्य बताना है, तो देखो 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, और 5 और 4 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 और 2 9, पहली ही संख्या 3 से कटे, मतलब संख्या पूरी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। इस तरीके से देखोगे आप, पहली संख्या ही मिल गई तो बाकी चेक करने का फायदा नहीं, आंसर ए है। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि पहले कोई क्यूबॉइड है उसे 10% बढ़ाया जाता है, मतलब 10 से 11, फिर क्या किया जा रहा है 20% ये भी बढ़ाई जाती है उसकी हाइट, तो 20 पंजे 100, 5 से 6, अब डिक्रीज की जाती है 20%, 5 से 4, ठीक है। तो अब इसकी काट पीट करके देख लो, 2 दूनी 4, तो पंजे 10, ठीक है, 55 25 पंजे 125, 11 6 दूनी 12, तो 132, 132, तो 125 पे कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 7 गुणा 100, ठीक है। और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 28/5 आ गया, क्या आ जाएगा 28/5%, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें देख लेना कौन सा सही बन रहा है, 55 25 26 27 28 ये बन रहा है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 9 से विभाज्य होने वाली दो निकटतम संख्या बतानी है, इसकी निकटतम संख्या कौन सी होगी जो 9 से डिवाइड होगी। देखो 9 9 5 और 1 6, ये तो 9 से कट नहीं रही, 9 से मतलब पूरा संख्या का जोड़ कटना चाहिए। देखो 9 5 और 4 9, 6 और 1 7, ये भी नहीं कटेगी, बच गई। इन दोनों में चेक करनी है कौन सी इसके पास होगी, तो 19,596 की कौन सी पास होगी, ये वाली पास होगी। तो पहले इसे चेक करते हैं फिर उसके बाद इसे चेक करेंगे। 9 9 5 और 3 8 और 1 9, 9 6 और 2 8 और 1 9, ये कट रही है ना, तो यही पास में नहीं मतलब ये चेक करके देख लिया ना कट रही है, और ये पास में भी, ठीक है। 611 पास में पड़ेगा या 593, 596 के सबसे पहले पास में कौन पड़ेगा, 93 पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि आगे ही बढ़ना है, पीछे भी बढ़ के देख सकते हो, ठीक है। 611 जाने में दूर पड़ेगा, ऐसे समझो। 596 के 593 पास पड़ेगा, 611 पड़ेगा, खुद से सोच के देखना एक बार। आंसर सी, आंसर है इसका डी। प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, और ये मैथ के क्वेश्चंस बताना आप लोगों को पसंद आते भी हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ना आ रहे हो तो इसे हटा देंगे फिर, ठीक है। तो बताना कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डालना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।